हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी एंड एपीएफओ जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज है 3 अक्टूबर 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले हम कवर करेंगे पाकिस्तान एग्रेशन इन सर क्रीक। सर क्रीक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी। सर क्रीक के बारे में कुछ प्रीलिम्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। बात समझ आई? तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट, चाइना एंड इलेक्ट्रोलाइज। चाइना एंड इलेक्ट्रोलाइज भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है सबसे पहली बात। दूसरा पेपर आपका जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइज़र इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी सनराइज इंडस्ट्रीज इन इंडिया, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइज की चाइना में जो डोमिनेंट हो रही है, जो भी डोमिनेंट पोजीशन है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के लिए। उसके बाद हम देखेंगे पीआईबी क्रिस। पीआईबी क्रिस में आपको मेंस प्लस प्रीलिम्स तो पूछा जाता ही है पीआईबी वगैरह से, ठीक है। मेंस में भी आप पीआईबी को कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। उसके बाद हम करेंगे मैपिंग, उसके बाद हम करेंगे वो कैप। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पाक एग्रेशन इन सर क्रीक्स विल बी मेट विद रिसाउंडिंग रिस्पॉन्स। यहाँ पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने क्या कहा है, अ रूट टू कराची पास थ्रू द सर क्रीक, यानी कि सर क्रीक हमारा वाला एरिया है, वहाँ से एक रास्ता जा रहा है पाकिस्तान की तरफ, रोड टू कराची, ठीक है। कराची पाकिस्तान का शहर है, बात समझ आई। बट ये हमारे सर क्रीक वाले एरिया से जा रहा है, इसीलिए हमारी सिक्योरिटी पे सबसे बड़ा हार्म है। ये बाउंड्री डिस्प्यूट हमारा जो पाकिस्तान से है वो जम्मू कश्मीर में तो है ही, राजस्थान के सर क्रीक्स में भी है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे सर क्रीक के बारे में पढ़ना। ये 96 किलोमीटर लॉन्ग ईस्टोरी है, सेपरेट कर रही है इंडिया के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध से। यहाँ पे आप देखेंगे, आप डायग्राम से अच्छे से समझ पाएंगे। क्लेम्ड बाय इंडिया, डिस्प्यूटेड बाय पाकिस्तान। यहाँ पे क्या है, ये वाली एक लाइन दिख रही है इधर, ये वाली लाइन, बात समझ आ रही है? ये सर क्रीक वाली लाइन है। ये जो एक गैप दिख रहा है ना आपको, ये वाला एक सर क्रीक है। रेड वाली लाइन इंडिया क्लेम करती है, आप यहाँ पे आप इजीली समझ पाएंगे। देखिए यह सर क्रीक, बात समझ आई। एक पैसेज है 96 किलोमीटर लॉन्ग। जैसे कि ये वाली लाइन है ना, ये मान लीजिए ये है रेड लाइन, राइट। और ये वाली लाइन है, ये है ग्रीन लाइन। कौन सी है? ये ग्रीन लाइन है, बात समझ आई। अब इंडिया क्लेम कर रहा है रेड लाइन को मतलब इतना वाला एरिया अपना हो गया ना, फिर तो गुजरात वाला एरिया होगा। बट यहाँ पे इंडिया क्लेम कर रहा है ये वाली रेड वाली लाइन, बट पाकिस्तान क्लेम कर रहा है ये ग्रीन वाली लाइन। बात समझ आई। पाकिस्तान अगर ग्रीन वाली लाइन क्लेम करेगा तो सर क्रीक तो उसके अंडर चला गया, पाकिस्तान के सिंध वाले एरिया के अंडर चला गया। तो इसीलिए सर क्रीक वाला एरिया काफ़ी डिस्प्यूटेड है। यहाँ पे आप देखिए, दिस इज़ ग्रीन लाइन एंड सर क्रीक, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो ये ग्रीन लाइन है ये क्लेम की जाती है बाय पाकिस्तान और डिस्प्यूटेड एरिया में लाया गया है ये इंडिया के, ठीक है। इंडिया ने इस पर अपना विरोध जताया है, ठीक है। बात समझ आई? आपको मैपिंग से ही समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको सर क्रीक ना इंपॉर्टेंट है लिखना जब आप जीएस पेपर 2 में इंडिया एंड पाकिस्तान की बात करेंगे, या फिर जब आप बाउंड्री का डिस्प्यूट मेंशन करेंगे विद पाकिस्तान, ठीक है, तो आप सर क्रीक का मेंशन उसमें करेंगे, ज़रूर से करेंगे। आप चाहे तो आप एक डायग्राम बना सकते हैं, एक छोटा सा डायग्राम, जैसे मैंने अभी समझाया ना, आप वैसे आप एक डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, पाकिस्तान क्लेम्स द बाउंड्री इज़ ऑन द ईस्टर्न बैंक। देखिए आपको बताऊँ, देखिए ये सर क्रीक, ये वाली बाउंड्री इंडिया क्लेम कर रहा है, यानी कि ईस्टर्न जो ये सर क्रीक है वो हमारा, राइट। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है इसकी ईस्टर्न बाउंड्री पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। तो इसका मतलब उनके हिसाब से मतलब ये हुआ कि सर क्रीक हुआ पाकिस्तान का, ठीक है। इंडिया आर्ग्यूज फॉर बाउंड्री अलॉन्ग मिड चैनल साइटिंग द थॉलेक प्रिंसिपल।
अब यहाँ पे पाकिस्तान कह रहा है कि अगर थॉलेक प्रिंसिपल इंडिया मानेगा तो मैरीटाइम बाउंड्री और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो इंडिया के फेवर में हो जाएगा। कहता है कि ये तो नेविगेबल है ही नहीं, सर क्रीक फुली नेविगेबल नहीं है क्योंकि वो थोड़ा मार्शी सा एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया क्लेम करता है जब वो हाई टाइड्स आती है ना वहाँ पे, क्योंकि समुद्र के पास है सर क्रीक, राइट, अरेबियन सी। अब जब वहाँ पे हाई टाइड्स आती है ना तो एक ये नेविगेबल एरिया हो जाता है, ये नेविगेट करने लायक हो जाता है, इसीलिए हम थॉलेक प्रिंसिपल को मानते हैं। बट काफ़ी सारी टॉक्स हुई, सारी टॉक्स फेल हुई, ठीक है। एंड यहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट अभी भी बना हुआ है। रिमेन्स ओपन एंड इन्फ्लुएंस फिशिंग राइट्स एंड रिसोर्स एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे फिशिंग राइट एंड रिसोर्स एक्सेस के लिए इंडिया एंड पाकिस्तान आपस में लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, विल चाइना कैप्चर द इलेक्ट्रोलाइजर मार्केट, द स्टोरी सो फार। यहाँ पे देखिए, आपको पता ही आजकल क्लीन एनर्जी मार्केट की बात हो रही है हर जगह, पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली इन इंडिया, ठीक है। हम सोलार विंड एनर्जी की तरफ से हम शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन। बात समझ आ रही है। हाइड्रोजन इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर ऑयल रिफाइनिंग एंड अमोनिया एंड मेथेनॉल प्रोडक्शन, बट मोस्ट ऑफ इट्स इज करेंटली प्रोड्यूस्ड यूजिंग फॉसिल फ्यूल, ठीक है। अभी जो हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है ना, अभी फॉसिल फ्यूल को यूज़ करके हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है और कार्बन इमिशन ऐड हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन यूज इन प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एप्लीकेशन and are rapidly advancing. With the electrolyzer are core as this transformation. इलेक्ट्रोलाइज़र क्या है? अब देखिए, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमें इलेक्ट्रोलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रोलाइज़र्स ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए बिल्कुल सेंट्रल में आते हैं, ठीक है। मस्ट लाइक फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स आर टू सोलर पावर। एंड जस्ट नो डिस्कशन ऑन द सोलर पीवी मीन्स फोटोवोल्टिक सेल्स, आपको पढ़ाया एक काफ़ी बार, ठीक है। इज कम्प्लीट विदाउट एग्जामिनिंग चाइनाज डोमिनेंस इन इट्स सप्लाई चेन। अब चाइना, बात ये आती है कि चाइना इसमें सप्लाई चेन में डोमिनेंट पोजीशन रखता है। बाय 2024 चाइना हैड बिकम द वर्ल्ड लीडिंग हाइड्रोजन प्रोड्यूसर, रीचिंग एट 36.5 मिलियन टन्स प्रोड्यूस करता है चाइना ग्रीन हाइड्रोजन। तो आजकल देखिए क्या हो रहा है, वर्ल्ड में जो भी ग्रीन हाइड्रोजन जैसी चीज़ों को ज़्यादा जल्दी से अडॉप्ट करता है वो ज़्यादा आगे कंट्री रहेगी, क्योंकि जब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो कंट्रीज़ को क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि आप क्या करिए, अपने जो कार्बन इमिशंस है उसके इमिशंस को बिल्कुल कट डाउन करिए, नेगेटिव में लाइए या फिर रिड्यूस करिए। बात समझ आ रही है। अब इसीलिए जो कंट्री अब इसमें अपनी डोमिनेंट पोजीशन, अपनी अच्छी पकड़ बना लेती है, वही कंट्री डेवलप्ड होगी आगे जाके, ठीक है। फ्यूचर में वही कंट्री डेवलप कहलाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडिया का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि इंडिया को उसके सप्लाई चेन स्ट्रेंथन करनी होगी, रेजिलेंट बनानी होगी, एंड चाइना पे जो डिपेंडेंस है इंडिया की वो हटानी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइजर्स however rely on the precious metals जैसे कि इरिडियम, प्लेटिनियम, टाइटेनियम, मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिडक्शन चैलेंजिंग इवन फॉर चाइना। अब ये जो मोस्ट प्रेशियस जो भी मेटल्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स में। बात समझ आई। अब ये चाइना के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, चाइना का बहुत सारा पैसा जाएगा इससे रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइजर्स को डेवलप करने में। Despite its manufacturing prowess, China remains one of the world's largest importer of these critical material, ठीक है। लार्जेस्ट, देखिए चाइना के पास आपको पता है रेयर अर्थ एलिमेंट में वो एक डोमिनेंट पोजीशन एक गैदर करता है, चाइना रखता है, राइट। इसके बाद भी वो क्रिटिकल मिनरल्स को, क्रिटिकल मटेरियल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो सोचिए कितनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है और कितना ज़्यादा ही चैलेंजिंग है मेंटेन करना इसकी सस्टेनेबिलिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, राइट। सो ये इतना सही इंपॉर्टेंट था। अगर आप अपने जीएस पेपर 3 में लिखेंगे किसके बारे में, सेमीकंडक्टर्स के बारे में, या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में, या फिर रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में, तो आप ये चीज़ लिखेंगे, राइट। चाइना का आप मेंशन करेंगे।
या फिर अगर आप लिखेंगे सीधे सीधे, अगर इलेक्ट्रोलाइजर्स पे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स की ज़रूरत होती है, एंड इलेक्ट्रोलाइजर्स को डेवलप करने के लिए कुछ प्रीशियस मेटल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें चाइना एक डोमिनेंट पोजीशन गैदर करता है, जो काफ़ी कॉस्टली है या फिर काफ़ी सप्लाई चेन रेजिलियंस किसके हाथ में, अभी चाइना के हाथ में है एंड इंडिया के हाथ में नहीं है। अगर इसमें वे फॉरवर्ड पूछ लिया गया तो आप ये चीज़ लिखेंगे। नेक्स्ट, PIB क्रिस्प। PIB क्रिस्प थोड़ा सा कवर करते हैं। आज़ाद न्यूज़पेपर में कुछ था नहीं, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप सबको कवर कराया, बोथ फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। मैंने दोनों न्यूज़पेपर्स को आज कवर किया है। INS सतलेज अराइव्स एट पोर्ट लुइस, ठीक है, मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में सतलेज, हमारा जो INS सतलेज है उसने अराइव किया है फॉर 18th ज्वाइन हाइड्रोग्राफिक सर्वे मिशन इन मॉरिशस। इंडिया एंड मॉरिशस का ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे मिशन है, जिसके तहत INS सतलेज ने वहाँ पे अराइव किया है। ये रिफ्लेक्ट करता है डीप रूटेड मैरीटाइम कोऑपरेशन aimed at enhancing navigational safety, sustainable management of ocean resources, regional collaboration in the Indian Ocean region। ठीक है, आप ये चीज़ मेंशन करेंगे अपने GS पेपर 2 में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि PIB को भी कवर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस का इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलता है। मेंस में अगर आपको आंसर, वो पूरा का पूरा आंसर नहीं मिल रहा है, तो आंसर से रिलेटेड बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स के तौर पर ये चीज़ें मैंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ नमो 1 एट मनेसर। हाँ जी बताइए, मनेसर कहाँ है? मनेसर इज़ इन हरियाणा। बात समझ आई? मनेसर कहाँ है? ये है हरियाणा में। तो वहाँ पे नमो 1 के फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट टू बी हेल्ड इन गांधीनगर। ये बात आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पे हो रहा है? वन लाइनर करंट अफेयर में आते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है ये। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहाँ पे किया जा रहा है? हेल्ड गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी, आज कौन सी रिवर है मैपिंग के लिए? गंगेस। ठीक है, एंड दिस इज गंगेस। गंगा की ट्रिब्यूटरी सबसे पहले देखेंगे यमुना। ठीक है, यमुना की ट्रिब्यूटरीज ये इधर चंबल, बेतवा, तमसा रिवर, ठीक है, सोन रिवर। ध्यान रखिएगा, यमुना में नहीं मिल रही है, सीधे गंगा में मिल रही है वो। यमुना और गंगा का संगम कहाँ पे हो रहा है? इलाहाबाद में हो रहा है। ठीक है, बानस किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की ट्रिब्यूटरी है। बानस, चंबल, बेतवा, तमसा। ठीक है, एंड सोन किसकी तरफ जा रही है? सोन सीधे गंगा को मिल रही है। आप लोग ये मैपिंग याद रखेंगे, EPFO एग्ज़ाम आ रहा है, एक दो मैपिंग के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। दिस इज गोमती, घगरा, गंडक, कोसी। सेम ऐसा ही एक सीक्वेंस पूछा गया था UPSC प्रीलिम्स में अभी 1-2 साल पहले। जिसको सीक्वेंस याद था वो ये क्वेश्चन कर ली गया। गोमती, घगरा, गंडक, कोसी, ये किसका एक सीक्वेंस है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ से कौन सी आ रही है? महानंदा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप पेन, यहाँ से महानंदा आ रही है जो गंगेज में मिलती है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको डेली एक टॉपिक देती हूँ मैपिंग का। अब से वीडियोस डेली आएंगी वैसे आपके करंट अफेयर्स की। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डेली मैं वीडियोस कवर करवाऊँगी ताकि आपका एक दिन का भी करंट अफेयर ना छूटे, क्योंकि मैं कभी बिज़ी रहती हूँ तो मैं थोड़ा कभी कम ही कवर कर पाती हूँ। अभी तो वैसे भी मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो आपको थोड़ी नॉइज़ डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। ठीक है, उसके लिए माफ़ करिएगा। देखते हैं वो कैब आज का वर्ड है फॉरगो। फॉरगो मीन्स त्यागना, डू विदाउट। सिनोनिम क्या है इसका? पर्यायवाची गो विदाउट या फिर गिव अप कर देना। एंटोनियम विलोम क्या है? रखना, कीप। ठीक है, रखे रहना। Example sentence, he wanted to forget the tea and leave while they could. Right? So thank you so much for watching till here. I really appreciate you. I really appreciate you कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। Thank you so much for watching till here.
लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और आजकल जो मुझसे गलतियाँ हो रही है कि हाँ डिले आ रही है वीडियो, कभी पीडीएफ नहीं आ रही है, सो सॉरी फॉर दिस। आई एम आउट ऑफ स्टेशन एंड यहाँ पे इतनी बिजी हूँ कि मैं आप लोगों को समय नहीं दे पा रही हूँ, आप लोगों को मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, राइट। बहुत मुश्किल से मैं एक वीडियो बना पाती हूँ एंड मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आपके रूटीन में थोड़ी बहुत दिक्कत आई है सिर्फ मेरी वजह से, ठीक है। बट मैं आके अभी जब मैं कम बैक करूँगी तो फिर मैं सारी वीडियोस आपको टाइम पे दूँगी, सारी पीडीएफ्स, क्वेश्चंस जो मैं दिया करती थी एंड जो भी मैं अपडेट दिया करती थी करंट अफेयर की, राइट, वो सारी मैं कंटिन्यू करूँगी। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो अपने साथी सहपाठियों में अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो मिलते हैं कल। वो तब तक ले रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।